हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की ये पाठशाला मैं क्लास 10th के लिए लगा रही हूँ। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत निकट हैं, तैयारी को लेकर बहुत सारी टेंशन है। ये मुझे जो है अपने सारे वीडियोस के व्यूज़ और कमेंट्स बॉक्स को देखकर पता चल रहा है। सारी चीज़ों का प्रिपरेशन आपको लगभग हमने कराया हुआ है। हाँ, क्लास 10th कोर्स बी का लिटरेचर का तो नहीं कराया है, लेकिन मैंने व्याकरण और लेखन का ज़रूर करा दिया है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था और ये इतना सारा चीज़ें कवर करने का हमारे पास समय नहीं था। इसलिए हमने आपका बी का लिटरेचर पोर्शन नहीं कराया, लेकिन जितना समय मेरे पास बचा मैंने उसमें आपका व्याकरण और लेखन कार्य ज़रूर कंप्लीट करा दिया है। अब चलती हूँ, अब आपके एग्ज़ाम्स निकट हैं तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के तहत अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपके सैम्पल पेपर। इसी में आपका जो सीबीएसई का मॉडल पेपर निकाला गया था पैटर्न का, वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि वो चीज़ कैसे आपको सीबीएसई ने दी थी, इसको मैं पूरा दे चुकी हूँ। अब हम प्रैक्टिस के लिए आपसे 1-2 सैम्पल पेपर लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप बाकायदा लाइव तो देख ही रहे हैं, कोर्स ए का लाइव लगभग कंप्लीट में है, कोर्स बी के भी मैं लाइव लेकर ही आने वाली हूं जल्दी। तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज का हमारा ये वीडियो आपके सैम्पल पेपर यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का है। ध्यान रखिएगा, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 21 फेब को है, ठीक है, 21 फरवरी को है। तो इस दिन जो है कोर्स ए का भी पेपर है, कोर्स बी का भी पेपर है, दोनों का पेपर है। तो अब आपको करना क्या है इसमें मैं बता दूं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले चेक करने का काम है आपके पास कोड। आपका कोड है 085। ध्यान रखना, कोर्स ए का कोड अलग होता है और आपका कोड अलग होता है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको अपना कोड चेक करना है और यही कोड आपको आंसर शीट में भी फिल करना होता है। तो ध्यान से इसको देखकर और फिल करिएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के लिए लेकर। क्वेश्चन पेपर में अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 है, यानी कि सैम्पल पेपर नंबर 1 है। विषय हिंदी बा है, कोड है 085, कक्षा है 10वीं, 2023 और 24 के सेशन का ये सैम्पल पेपर है। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको समय मिल रहा है 3 घंटे का। कितना? 3 घंटे का। और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 80। जो टोटल मार्किंग है वो है आपकी 100 की। क्वेश्चन पेपर आप करोगे 80 का। जो 20 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके टीचर, जो हिंदी के टीचर हैं, वो आपको सीबीएसई में भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 20 उनका और 80 ये टोटल मिलाकर 100 हो जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ सामान्य निर्देशों पर। ये जो निर्देश लिखे हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फॉलो भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया काम खत्म, ऐसा नहीं करना है। हमें इसे पढ़ना भी है और पूरा टोटल ही इसको फॉलो करना भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और बा, यानी कि क्या है, खंड आ और खंड बा। खंड आ भी हमारे क्या होगा, जिसमें अपठित गद्यांश आएंगे आपके पास में। फिर उसके बाद में आपके व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे। व्याकरण के आपके 4 टॉपिक हैं। रचना के आधार पे वाक्य भेद, पदबंध, मुहावरे और समास, इन पर प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न आएंगे, पाठ्यपुस्तक स्पर्श से। तो खंड आ आपका टोटल बहुविकल्पीय आधारित रहेगा, यानी कि क्या, आपका टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन खंड आ में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि टोटल 45 आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। कितने हैं? 45 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 45 दिए तो 45 में से कोई भी आप छोड़ दो, कोई भी कर लो, ये नहीं करना है। अंदर क्वेश्चन में इंटरनल निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हमें पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से हमें करने हैं कितने, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आते हैं खंड बा में। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। तो खंड बा में टोटल आपसे पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न, उनमें सभी वर्णात्मक हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 और दूसरी पुस्तक है संचयन भाग 2, इससे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको हर एक आंसर डिटेल में देना है। अब ये जैसे ही आप कर लोगे, इसके करने के बाद हमें जो ध्यान देना है
सारे आपके क्वेश्चन आ गए दोनों स्पर्श और संचयन के। उसके बाद आपका इसी में लेखन कार्य भी रहता है। तो लेखन कार्य में आपका आ रहा है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन और लघु कथा लेखन, संदेश लेखन। तो ये सारे जो हैं वो भी आपके इसी वर्णनात्मक सेक्शन में आएंगे। हर क्वेश्चन के साथ विकल्प मौजूद है, यानी कि ये जान लीजिए वर्णनात्मक प्रश्न का जो सेक्शन है इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके साथ विकल्प यानी कि ऑप्शन मौजूद है कि 4 प्रश्न दिए हैं तो 3 करने हैं, 3 दिए हैं तो 2 करने हैं। हर किसी के साथ निर्देश आपको दिए जाएंगे और उन निर्देशों के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर आते हैं निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। जितने भी निर्देश आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में, हर क्वेश्चन में इंटरनल भी आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हमें ध्यान से पढ़ना है और फॉलो करना है। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड आ और खंड बा को मिलाकर टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खंड आ में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं और खंड बा में आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और दोनों मिला के 18 हैं। सारे करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हर क्वेश्चन इन 18 क्वेश्चंस में अंदर इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं। तो जो भी आप, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर उठाया तो सबसे पहले आपके पास खंड आया, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन उसमें है, फिर 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन आपके खंड बा में। तो पूरा सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले खंड आ करोगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपठित गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 2 अपठित गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद, क्वेश्चन नंबर 3 पदबंध, 4 पदबंध। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में सारे काम करने हैं। ये ना हो कि आपने सबसे पहले अनुच्छेद कर दिया, फिर उसके बाद आपने पत्र कर दिया, फिर आपने अपठित गद्यांश कर दिया। ये काम नहीं करना है। जिस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है आपकी आंसर शीट में वही आंसर सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में आपको काम करना है। ये सीक्वेंस को भूल कर भी आप ब्रेक नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के 100% चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। अब हम आ गए खंड आ वस्तुपरक है, यानी कि पहला हमारा जो है वो है अपठित गद्यांश। क्या दिया गया है? अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास एक अपठित गद्यांश, एक अपठित अनुच्छेद दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है। इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें मिलेंगे कितने? 5 मार्क्स। कितने? 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अनुच्छेद पढ़िए। अनुच्छेद को लेकर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मैम इसका कोई ट्रिक बता दीजिए ताकि फटाफट। बेटा इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस ही एक ट्रिक है। आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितनी एकाग्रता के साथ आप अनुच्छेद पढ़ोगे उतने अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या दिया है? ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की बर्फीली चोटियों के स्पर्श से शीतल हुई हवा सबसे बेखबर अपनी ही मस्ती में सुबह सुबह बहती जा रही थी। जब वह जंगलों के बीच से गुजर रही थी तो फूलों से लदी खूबसूरत वन लता ने अपने रंग भरे श्रृंगार को झलकाते हुए कहा, ओ शीतल हवा तनिक मेरे पास आओ और रुको, ताकि मेरी खुशबू से ओतप्रोत होकर इस संसार को अपठित गद्यांश शीतल ही नहीं सुगंधित भी कर सको। लेकिन गर्व से भरी वायु ने सुगंध बांटने को आतुर लता की प्रार्थना नहीं सुनी और कहा, मैं यूं ही सबको शीतल कर दूंगी, मुझे किसी से कुछ और लेने की जरूरत नहीं। फिर वह इठलाती हुई आगे बढ़ गई, पर कुछ ही देर बाद हवा वापस वहीं लौट कर आई जहां वन लता से उसका वार्तालाप हुआ था। उसकी चंचलता खत्म हो चुकी थी और वह उदास थी। वह चुपचाप उस लता के समीप बैठ गई। तो वातावरण में हवा का बहना जो है वो चंचलता का प्रतीक बताया गया है। तो वो क्या करती है? शीतलता देती है, अर्थात ठंडक देती है। इस ठंडक में वो क्या है? अपने आप को तृप्त समझती है ना, तृप्त। तो इस तरीके से उसने क्या बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तृप्त करना चाहती हूँ। तो लता कहती है मेरे पास आओ, मुझे भी ठंडा करो। तो वे कहती है नहीं कि मैं तो सबको ठंडा करते हुए चली। थोड़ी देर बाद वो हवा घूमकर फिर उसी लता के पास आती है और अब तक वो जितना इठलाते हुए बह रही थी वो चंचलता खत्म हो गई है और वो चुपचाप शांत होकर बैठ चुकी है। हवा को इस हाल में देखकर वन लता ने पूछा,
अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से गुजरी थी और खुश लग रही थी, अब इतनी उदास दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? यह सुनकर हवा की आंखों में आंसू झरने लगे। उसने कहा, मैंने अहंकारवश तेरी बात नहीं सुनी और ना मैं तेरी खुशबू को ही साथ लिया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी गंदगी और बदबू में घिर गई। भाई हर जगह तो खुशबू नहीं होती ना, तो कहीं बदबू भी होती है, तो वो बदबू जो है हवा में समा गई। किसी तरह वहाँ से बचकर आगे बढ़ी और घरों तक पहुँची, लेकिन वहाँ किसी ने मेरा स्वागत ही नहीं किया। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं। उस गंदे क्षेत्र से गुजरने के कारण मुझ में दुर्गंध व्याप्त हो गई थी। भला दुर्गंध युक्त वायु का कोई कैसे स्वागत करे? तो यहाँ हवा का जो अहंकार था, उसने वनलता ने कहा था आओ तो खुशबू ले लेता, लेकिन आगे उसने उसके पूरे वायु में गंदगी व्याप्त हो गई। तो कहते हैं ना, अहंकार आप जब भी करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आगे चलकर खामियाजा होता है। तो वही यहाँ पर हवा के साथ हुआ। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हवा को किस पर घमंड था? अपनी शक्ति पर, अपनी गति पर या अपनी शीतलता पर? तो उसे किस पर घमंड था? वो था उसे अपनी शीतलता पर, यानी कि वो बहुत ठंडी है, इस बात का उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड था। दूसरा प्रश्न है, लता क्या करने के लिए आतुर थी? क्या चीज़ थी जिसे करने के लिए वो बहुत परेशान थी? लोगों से मिलने को, हवा के साथ जाने को, घूमने को या सुगंध बांटने को? तो लता किस चीज़ के लिए आतुर थी? वह थी सुगंध बांटने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत सुगंध थी। अब वो चाह रही थी कि ये सुगंध सारे वातावरण में फैले, तो इसीलिए उसने हवा को बुलाया था कि तुम मेरे पास से गुजरोगी तो ये सारी सुगंध क्या होगी? अपने साथ ले जाओगी और पूरे वातावरण में इसको फैला दोगी। ये चीज वो चाहती थी। हवा को किसने रोका और क्यों रोका? किसने रोका था और क्यों रोका था? पर्वतों ने, क्योंकि वे उसे जानी नहीं देना चाहते थे। लता ने, क्योंकि वह भी जाना चाहती थी। गंदगी ने, क्योंकि उसे हवा पसंद नहीं थी। लोगों ने, क्योंकि हवा दुर्गंध युक्त थी। तो किसने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे हवा को रोकने के लिए? लोगों ने। तो सही क्या है? लोगों ने, क्योंकि वह हवा दुर्गंध युक्त थी, उसके अंदर अच्छी स्मेल नहीं थी। चौथा प्रश्न है, गंदगी और बदबू का हवा पर क्या असर पड़ा? जब वो सारी गंदगी और बदबू हवा में व्याप्त हो गई तो उस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ा? हवा सुगंध युक्त हो गई, हवा शीतल हो गई, हवा चलनी बंद हो गई या हवा दुर्गंध युक्त हो गई? अब गंदगी और बदबू का हवा पर ये असर पड़ा कि हवा दुर्गंध युक्त हो गई। जो हवा अभी ठंडक लेते हुए सबके साथ चल रही थी, उसमें ना सुगंध थी ना दुर्गंध थी, लेकिन गंदे इलाके से गुजरते ही उसके अंदर दुर्गंध भर गई और वह दुर्गंध युक्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया है इसमें? कथन दिया है, कारण दिया है। कथन हमें पढ़ना है और कारण को देखना है, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसी के हिसाब से हमें इनको टिक करना है। अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव सजीव के साथ साथ प्रकृति पर भी पड़ता है। ठीक है, जो लोग जिंदा हैं उन पे तो पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है, दुर्गंध युक्त वायु वातावरण को भी दुर्गंध से युक्त कर देती है। तो ये भी सही है, जो ये दे रही है ना, प्रभाव सजीव के साथ साथ प्रकृति पर भी डालती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताइए कि अगर वायु में दुर्गंध है तो वो सभी वातावरण में फैलकर सभी को प्रभाव डालेगी। तो कथन ए सही है और कारण आर भी उसकी सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन का है ये एकदम सही है। ठीक, तो अपठित गद्यांश में हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर भी हमारे सामने एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पे फिर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें लिखना है। तो देखिए क्या है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके।
इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है। देखिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए, डेवलपमेंट के लिए श्रम विभाजन बहुत आवश्यक है और ये हमारे समाज में अभी हम देखते हैं। लेकिन पहले समय में क्या होता था, ये श्रम विभाजन जाति के हिसाब से होता था। आप जिस जाति के हैं उसी के हिसाब से आपको कार्य करना होगा। इवन जो है बच्चा जब पेट में रहता था, गर्भाधारण की अवस्था में रहता था माँ के पेट में, तो उसके पैदा होने से पहले ही उसका व्यवसाय डिसाइड कर दिया जाता था कि ये पैदा होगा तो उसे ये कार्य करना होगा। तो ये श्रम विभाजन अगर श्रमिक की क्षमता और प्रशिक्षण के हिसाब से ना करके उसकी जाति के हिसाब से करता है तो क्या होता है, समाज को बहुत नुकसान पहुंचता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब पैदाइश से पहले जो पेशा निर्धारित हुआ वो बड़ा होकर वही पेशा करेगा और ताउम्र उसे वही पेशा करना है। किसी और कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो जाए, वो अपने पेशे की में तब्दील नहीं कर सकता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। भाई देखिए, क्या होता है, जो व्यवसाय होते हैं उनमें टेक्निकल जो है कई डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। अब इन डेवलपमेंट्स के जरिए जो श्रमिक उन टेक्निकल चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा जाता, उन्हें उस जगह से काम छोड़ना पड़ता है। काम छोड़ना पड़ेगा तो मगर आपको पेशे की अगर बदलने की आपको इजाज़त नहीं है तो आपको उसी पेशे में काम करना है। आपको आता नहीं है तो मतलब आप कमाओगे नहीं, आपको भूखों मरना है, मर जाओ, लेकिन पेशा आपको नहीं बदलना है। क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया में तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। तो क्या होगा, पेशा नहीं बदलना है तो भूखों तो मरना पड़ेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है और जो उसका पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्राचीन समय था, उस प्राचीन समय में जो श्रम विभाजन होता था वो जाति के आधार पे होता था। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं। हम आधुनिक समय में अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसा नहीं। तो ये जो हम पूरा गद्यांश देख रहे हैं ये क्लास 12th की बुक है आरोप भाग 2, उसके गद्य खंड का अध्याय है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उससे लिया गया है। ये डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के एक भाषण पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस तरीके से पुराने समय में, ये जो श्रम विभाजन एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो जाति प्रथा के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पर आधारित हो गए हमारे पास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। एक ऐसा कुशल श्रमिक समाज अगर हमें निर्माण करना है तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है। पहला है व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे उसके पेशे का चुनाव दूसरे कर सकें। दूसरा, व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिसके उसके पेशे का चुनाव दूसरे ना कर सकें। तीसरा, व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। नेक्स्ट, व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं ना कर सके। तो एक कुशल श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है व्यक्ति की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करना जिससे वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हमें क्या काम करना है इसका चुनाव हम करें, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड हो, हमारे अंदर जो हुनर है उस पर डिपेंड हो। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा के सिद्धांत का दूषित विचार क्या है। उसके पेशे का अपर्याप्त करना, उसके पेशे का उसके जन्म से पूर्व निर्धारण कर देना, यानी कि बच्चा जन्मा नहीं है उससे पहले ही निर्धारण कर देना।
तीसरा है उसके पेशे का को निश्चित करना, उसके पेशे का उसके द्वारा निर्धारण करना। तो जो सबसे दूषित विचार है वो है उसके पेशे का उसके जन्म से पूर्व निर्धारण। अब बच्चा अभी पेट में है, पता नहीं वो क्या क्षमताएं लेकर पैदा हो रहा है, कैसी बुद्धि लेकर पैदा हो रहा है, कैसा बनेगा आगे चल के, उससे पहले ही उसके पेशे का निर्धारण कर देना, तो ये तो सबसे गलत चीज़ है ना, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे दूषित विचार है। तीसरा है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। अब हिंदू जो धर्म जाति प्रथा के हिसाब से वो कौन सा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, जिसमें वह पारंगत हो, जो उसका पैतृक पेशा हो, जिसमें वह पारंगत ना हो, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। तो ध्यान दीजिए, पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती वो है जिसमें जो उसका पैतृक पेशा ना हो, क्योंकि हिंदू जो धर्म होता है उसमें धर्म के अनुसार जो जाति प्रथा का निर्धारण किया गया था उसके हिसाब से जो उसका पैतृक पेशा है उसे वही करना है, उसके अलावा कोई अगर पेशा है तो उसे चुनने की अनुमति उसको नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित है। जाति प्रथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, श्रम विभाजन या जाति प्रथा। तो सीधा क्या है, कौन सा विभाजन, वो है आपका श्रम विभाजन। जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन किया जाता है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जो श्रम विभाजन होगा, हमने जाति प्रथा के आधार की बात नहीं पूछ रहे, कौन सा विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है। अगर जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन किया जाए तो वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। लेकिन सिर्फ अगर हम श्रम विभाजन की बात करें जो आधुनिक समाज में अभी एप्लीकेबल है और लोग जिस हिसाब से श्रम विभाजन चलता है उसमें मनुष्य अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार से अपने पेशे का चयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारक हैं। क्या कारक है, देखिए, मनुष्य का अपनी रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव करना। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य का चुनाव करता है, तो मुझे तो नहीं लगता ये गलत है। दूसरा है पैतृक पेशे का चुनाव। तीसरा है पेशा बदलने के लिए स्वतंत्रता न मिलना। चौथा है गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित करना। तो इन 4 में से जो ऑप्शन हमें सही लग रहा है वो ऑप्शन आपका है सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड, यानी कि ये 2 चीजें प्रमुख कारण है, पैतृक पेशे का चुनाव और पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना मिलना, ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चौथा जो है वो है गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित करना, ये बेरोजगारी का नहीं है, ये श्रम विभाजन का दूषित विचार है। ठीक है, ये समझना। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 ये जितने भी हैं ये सभी आपके व्याकरण टॉपिक पर आधारित प्रश्न हैं। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास में पदबंध आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों को करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही आएगा, 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 4 प्रश्न करने हैं और इन 4 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, तो 4 नंबर मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिल रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गोपी से सभी प्रभावित हुए क्योंकि वह एक प्रभावशाली लड़की है। रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। अब रेखांकित वाक्य यहाँ पर देखिए क्या है, प्रभावित हुए क्योंकि। ठीक है, अब मैंने आपको जब पदबंध पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी पदबंध अंडरलाइन किया जाता है तो उसका जो आखिरी वर्ड होता है उस पर आप कंसंट्रेट किया करो। अगर वो आखिरी वर्ड संज्ञा है तो संज्ञा रहेगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आखिरी वर्ड क्या आ रहा है, क्योंकि। तो क्योंकि क्या होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, क्या होता है। क्योंकि शब्द जो है वो एक अव्यय होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अव्यय पद बंध हो जाएगा। तो सही क्या है आपका, अव्यय पद बंध। ठीक है, अब यहीं पर अगर ये होता कि प्रभावित हुए पे अगर अंडरलाइन होता तब ये एक क्रियापद बंध होता। ठीक है ना, अगर सिर्फ प्रभावित हुए पे होता तो क्रियापद बंध होता,
लेकिन अब चूंकि क्योंकि को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया तो क्योंकि अव्यय है, इसलिए ये पूरा पदबंध आपका क्या हो जाएगा, अव्यय पदबंध। नेक्स्ट है, तेज हवा चलने के कारण छत पर सूख रहे कपड़े नीचे गिर गए। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? अब अंडरलाइन है कपड़े नीचे गिर गए, तो यहाँ पर क्या है, कपड़े नीचे गिर गए, पूरा क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्रिया तक आखिरी वर्ड आया, आखिरी जो अंडरलाइन है वो कहाँ पर है, क्रिया और सहायक क्रिया पर अंडरलाइन है, तो ये सीधे सीधे क्या होगा आपका क्रिया पदबंध। क्यों? क्योंकि आखिरी वर्ड्स आपके क्रिया पर आ रहे हैं, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। तीसरा प्रश्न है, गिरीश नदी में डूब गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो वो तो आप देख रहे हैं डूब गया, डूब गया क्या है, क्रिया है, तो सीधे सीधे क्या हुआ, क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध। आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे आखिरी वर्ड आ रहा है यहाँ पर डूब गया, तो डूब गया जो है वो क्या है, वो सहायक क्रिया है, डूबना मुख्य क्रिया है। लेकिन क्रिया जब हमने आपको पदबंध पढ़ाया तो मैंने बताया था ना, क्रिया जो है वो हमेशा पदबंध में ही आती है, सिंगल पद में नहीं आती है ना, आती कभी सिंगल पद में कभी नहीं आती, क्योंकि क्रिया के साथ हमेशा सहायक क्रिया जुड़ी रहती है, इसलिए क्रिया हमेशा पदबंध के अंतर्गत ही रहती है। तो ये हमारा क्या है, क्रिया पदबंध। नंबर 4 है, उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। अब फिर से वही चीज है, आ जाता था, तो ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं क्रिया है, सहायक क्रिया है, तो मिलकर क्या बना, क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है। रेखांकित में पदबंध होगा। अब यहाँ पर ये पूरा पद आपको अंडरलाइन किया गया है। चलिए, ये एक ऐसा पदबंध आया है जिसमें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो पदबंध को लेकर जो आपके कंफ्यूजन है वो अलग हट सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अंडरलाइन है मेरे बचपन का साथी रमेश, तो आखिरी वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, रमेश। कोई भी चीज हो, कोई भी आपको पदबंध, जैसे यहाँ पर हम बोल दें कि डॉक्टर है, अगर समझ लो मेरे बचपन का साथी रमेश है, तो रमेश क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, रमेश किसी का नाम है तो ये एक संज्ञा शब्द हो गया, तो सीधे सीधे ये आएगा संज्ञा पदबंध में। सपोज अगर मान लो सिर्फ हम यहाँ पर बोल देते मेरे बचपन, तो बचपन भी क्या हो जाता, बचपन भाववाचक संज्ञा है, तो ये फिर आपका संज्ञा पदबंध ही होता, ठीक है। अगर हम अंडरलाइन करते डॉक्टर है, तो है क्या है, होना है, यानी कि ये क्या हुआ, क्रिया, तो फिर ये क्या हो जाता है, क्रिया पदबंध। आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स में जो आखिरी वर्ड है उस पर ध्यान देना है, जो आगे पूरे इतने सारे जो पदबंध आपको पूरे इतने आगे जो मार्क किए रहते हैं उनको आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो आखिरी शब्द आ रहा है, यानी कि जैसे रमेश है, तो ये शब्द का जो भी पद परिचय होगा वही आपका संज्ञा पदबंध होगा। अगर ये शब्द संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम, विशेषण है तो विशेषण, इस हिसाब से आपको पदबंध मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका संज्ञा पदबंध। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या दिया है चलिए देखते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। हमारे पास रचना के आधार पर वाक्य भेद के पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 5 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फिर वही 4 प्रश्न दोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर का 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। अब हमारे सामने 4 वाक्य रखे गए हैं और उसमें से हमें सरल वाक्य को ढूंढना है। क्या करना है, हमें सरल वाक्य को ढूंढना है। पहला देखिए क्या है, हम 20-22 तक रुपए खर्च कर डालते हैं जो कि दादा भेजते हैं। तो क्या है, हम 20-22 तक रुपए खर्च कर डालते हैं। आप पहला देख रहे हो वाक्य, फिर दूसरा वाक्य देख रहे हो, और जो से ये जुड़ा हुआ है जो कि, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है ना, हम 20-22 तक रुपए खर्च कर डालते हैं, पहला वाक्य पूर्ण है तो संयुक्त वाक्य में आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा, इसे हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दादा जो रुपए भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो दादा जो रुपए भेजते हैं, ये सीधे सीधे हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दादा के द्वारा भेजे गए रुपए हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। ये सिंपल एक सेंटेंस है और पूरी बात कही गई है, तो ये एक सरल वाक्य, क्योंकि हमें ढूंढना ही सरल वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है। लेकिन अभी एक सेंटेंस और बाकी है तो हमें रुकना पड़ेगा।
हम 20-22 तक रुपए खर्च कर डालते हैं जो कि दादा द्वारा भेजे जाते हैं। ये भी देख रहे हैं आपकी 2 वाक्यों में बटा है, तो ये एक सरल वाक्य नहीं होगा, गलत। तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। तो तीसरा ऑप्शन कहाँ लगा है, यहाँ पर खा, तो हमारा खा ऑप्शन एकदम सही होगा। हमेशा याद रखिए कि हम अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो जो गलत ऑप्शन है उन्हें कट करते हुए चलो। तो यहाँ थर्ड हमारा ऑप्शन सही है। ठीक। नंबर 2 है कमाने वाला खाएगा, वाक्य का मिश्र रूप चुनिए। कमाने वाला खाएगा, अब हमें मिश्र वाक्य निकालना है। जो कमाएगा वह खाएगा, कमा कर खाओ, खाने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाओ और खाओ। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान से देखिए। पहला है जो कमाएगा वह खाएगा, तो जो लगने के कारण ये मिश्र वाक्य बन रहा है। दूसरा है कमा कर खाओ, सरल वाक्य है। खाने के लिए कमाना पड़ेगा, ये भी जो है आप देख रहे हो एक सरल रूप में ही है। कमाओ और खाओ, तो ये एक संयुक्त रूप है। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका नंबर 1, जो कमाएगा वह खाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आज हमारे घर राजमा बने हैं और चावल भी बने हैं। इसका सरल वाक्य निकालना है। ठीक है, तो पहला है जब मेरे घर का राजमा बनते हैं तब चावल बनते हैं, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि एक तो ये मिश्र वाक्य में आ रहा है, और दूसरा जब बनते हैं तब वाली बात तो वहाँ पर आपके मुख्य वाक्य में भी नहीं दी गई है। नेक्स्ट है हमारे घर में राजमा बनने पर चावल बनाए जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं दिया है। जब राजमा बनते हैं और चावल बनते हैं, हमारे घर में राजमा और चावल बने हैं, ये बात सही है। जब बनते हैं तब ये बनता है, ये बात आपका क्वेश्चन में ही नहीं दिया। वैसे ये सरल वाक्य है, लेकिन ये स्टेटमेंट में हमारे घर में राजमा बनने पर चावल बनाए जाते हैं, ऐसी कोई बात हमारे मुख्य जो रूप में है उसमें मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट है आज मेरे घर राजमा और चावल बने, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि आज मेरे घर राजमा बने हैं इसलिए चावल बनेंगे, तो ये एक मिश्र वाक्य भी है और जो है वो मुख्य वाक्य से काफ़ी अलग भी है। तो सही ऑप्शन क्या है, आज मेरे घर में राजमा और चावल बने हैं, ये सरल रूप है। नंबर 4 आते हैं, यह एक सभा थी और इसे ओपन चैलेंज कहा जाना चाहिए था। वाक्य की दृष्टि से है, यह एक सभा थी। ठीक है, यह एक सभा थी और इसे ओपन चैलेंज कहा जाना चाहिए था। तो ये कौन सा वाक्य है, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल? तो पहला वाक्य आप देखो यहाँ पर, यह एक सभा थी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पहला वाक्य है वो अपने आप में पूर्ण है और यह एक संयुक्त वाक्य, क्योंकि बीच में आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे सिवा सब आगे बढ़ गए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। सारे ही सही हैं, तो आगे देखते हैं। सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं बढ़ा। ठीक है, तो क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त, सब आगे बढ़ गए। पहला वाक्य देखिए सही है, संयुक्त लग रहा है, परंतु मैं नहीं, तो ये भी हमें सही लग रहा है। ठीक है, हमें कि संयुक्त रूप लग रहा है। डाउट में लेते हुए हम आगे चलते हैं। मैं सबके आगे बढ़ने प्रतीक्षा करता रहा, नहीं, ये तो एक सरल रूप हो गया। सब आगे बढ़ते रहे और मैं भी आगे बढ़ता रहा, तो ये भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब बढ़े पर मैं नहीं बढ़ा, तो यहाँ तो बोल रहा है मैं भी बढ़ा और सब भी बढ़े, तो ये तो मूल रूप से ही अलग हटके बात हो गई। तो सही आपका कौन सा निकला सेंटेंस, यहाँ पर निकला आपका खा, सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब समास पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्नों को करना है। यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, वचनामृत। ठीक है, क्या है, वचनामृत। शब्द के लिए उचित समास विग्रह और समास का नाम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो क्या है, वचनामृत, क्या होगा, अमृत के समान वचन। ठीक है, या सीधे होगा वचन जो हैं अमृत के समान। आप दोनों में से कुछ भी ले लो, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख रहे हैं, हमने क्या, अमृत के समान वचन या वचन हैं जो अमृत के समान। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाते हैं, अमृत के समान वचन, अमृत के समान वचन, वचन के समान अमृत। नहीं, वचन के समान अमृत नहीं है, ये गलत है, वचन के समान। तो नीचे के 2 ऑप्शन हमने कट कर दिए, क्योंकि इनका जो विग्रह दिया गया है वो अपने आप में गलत है। अब यहाँ पर क्या है, वचन की क्या खासियत है, ये अमृत के समान है।
ठीक है, एक विशेषण है, एक विशेष है, समास कौन सा है, कर्मधारय। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, वचन के समान अमृत, तो यहाँ पर हमने दिया है कर्मधारय समास, दूसरा के समान तत्पुरुष। तो पहले अगर विग्रह हम कर रहे हैं के समान तो तत्पुरुष तो आएगा ही नहीं, क्योंकि के जो कारक है वो संबंध कारक में आता है, लेकिन समान लगा है और समानता हम हमेशा कर्मधारय समास में बताते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का। ये एक कर्मधारय समास है और विग्रह है अमृत के समान वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जन्म सिद्ध समस्त पद का उपयुक्त समास विग्रह होगा। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जन्म सिद्ध, तो क्या है, सिद्ध है जो जन्म, जन्म के लिए सिद्ध, जन्म और सिद्ध या जन्म से सिद्ध। तो जन्म सिद्ध का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जन्म से सिद्ध है। ठीक है, तो ये है आपका जन्म से सिद्ध और ये इसका सही ऑप्शन है। कौन सा समास है, अगर आप देख रहे हैं से लगा हुआ है, जन्म से जुड़ा हुआ है, तो ये एक कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का भाव नहीं है, अलग होने का होता तो अपदान कारक होता, लेकिन यहाँ जन्म से वो चीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आते हैं घुड़ दौड़। घुड़ दौड़ का हमें समास विग्रह करना है और समास पहचानना है। ठीक है, देखिए क्या है, घोड़ों में दौड़, घोड़ों द्वारा दौड़, घोड़ों की दौड़ या घोड़ों पर दौड़। भाई घोड़ों के ऊपर कौन दौड़ेगा, भाई जाहिर सी बात है घोड़ों की दौड़ होगी। अब की लगाए तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये एक कारक है, तत्पुरुष समास रहेगा। कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक क्या है, संबंध कारक है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन देखते हैं, घोड़ों की दौड़ एक दिया है और तत्पुरुष समास एकदम सही है। अब इसमें संबंध नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आते हैं, नत मस्तक समस्त पद का विग्रह होगा। नत मस्तक, ठीक है, देखते हैं, नत है जो मस्तक, नत से मस्तक, मस्तक है नत या नत का मस्तक। तो यहाँ पर नत मस्तक का जो आपका विग्रह होगा वो है नत से मस्तक। ठीक है, क्या है, नत से मस्तक। कौन सा विग्रह हुआ, से आया, तो यह आपका हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, कार्यभार पद का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है। कार्यभार, ठीक है, तो अगर इसका विग्रह हम करते हैं तो क्या निकलता है, ऑप्शन छोड़ दो, अभी हम अपने आप से बताएं। कार्यभार, तो कार्यभार क्या होगा, कार्य का भार। अब का लगाए तो क्या होगा, का की के किस में आता है, तत्पुरुष समास में, किसमें, संबंध तत्पुरुष में। तो देखते हैं क्या है भाई, कार्य का भार तत्पुरुष समास, कार्य में भार तत्पुरुष समास, कार्य और भार द्वंद्व समास, कार्य को भार तत्पुरुष समास। तो सही क्या है आपका, कार्य का भार तत्पुरुष समास, ये सही है। तो यहाँ पर हल हो गए हमारे समास आधारित 5 प्रश्न। अब हम आ गए किस पे, मुहावरों पर। अब मुहावरे आधारित हमारे सामने 6 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे सामने 6 ऑप्शन है, 6 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों को करना है। कितना करना है, सिर्फ 4 प्रश्नों को। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अपनी सखी को दुर्घटना ग्रस्त देखकर मेरी डैश, अब उस डैश की जगह आपको मुहावरा भरना है। क्या है, आंख चली गई, आंख रोने लगी, आंख दर्द करने लगी या आंख भर आई। तो आंख भर आने का तात्पर्य क्या है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो सीधे सीधे क्या है, अपनी सखी को दुर्घटनाग्रस्त देखकर मेरी आंख भर आई। यहाँ पर सही ऑप्शन मुहावरे का ये होगा। नेक्स्ट है, आतंकवादियों के पकड़े जाने से मानो ओ डर का, अब क्या हुआ, आतंकवादियों के पकड़े जाने से क्या हुआ, मानो डर का डैश। अब क्या होगा, किस्सा सुनाने लगा, कहानी खत्म हो गई, किस्सा बन गया या किस्सा खत्म हो गया। तो क्या होगा, मानो डर का किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि जब तक आतंकवादी थे तब तक हम सभी डरे हुए थे। अब जैसे ही उनको पकड़ लिया गया तो डर का जो किस्सा था वो कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट है, अच्छी तरह पढ़ना। अब अच्छी तरह दिया, इसके लिए इसका अर्थ क्या होगा, अच्छी तरह पढ़ना, शब्द जानना, शब्द पढ़ना, शब्द चाटना या शब्द खाना। तो यहाँ पर शब्द खाना। तो ये एक आपको अर्थ दिया गया, इस अर्थ के लिए आपको मुहावरा ढूंढना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ना जो अर्थ है, इसका मुहावरा क्या होगा,
शब्द चाटना। सही ऑप्शन क्या है? शब्द चाटना, यानी कि एक एक शब्द चाट चाट के अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ साफ कर दिया। नंबर 4 है, लालू की शराब की आदत ने उसके परिवार की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। अब उसके परिवार की क्या है? इज्जत मिट्टी में मिलाना, शर्मसार करना, बेइज्जत करना या बाजी लगाना। तो लालू की शराब की आदत ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? मिट्टी में मिलाना। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रथम आना है तो तुम्हें खूब डैश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगर कक्षा में प्रथम आना तो क्या पढ़ेंगे? पापड़ बनाने, पापड़ खाने, पापड़ बेलने या पापड़ पकाने। तो क्या होगा? तुम्हें खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि खूब मेहनत। पापड़ बेलने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो यानी कि अगर तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है तो खूब मेहनत। पापड़ बेलने का तात्पर्य है कि खूब मेहनत करना। प्रश्न संख्या 6 है, कुएं में विशाल सांप को देखकर लेखक के डैश गए। अब लेखक के क्या डैश गए? रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे को लिखना है। मुहावरा क्या है? इसमें से कोई भी नहीं, जो नीचे ऑप्शंस दिया है कोई नहीं। उल्लू सीधा करना, अंग अंग टूटना, हाथ पांव फूलना। तो यहाँ पर क्या है? कुएं में विशाल सांप को देखकर लेखक के हाथ पांव फूल गए, मतलब डर लगने लगा उनको कि इतने विशाल सांप था नीचे, और इनको क्या, उनकी जो है चिट्ठियां नीचे गिर गई थी। अब चिट्ठियों को लेने जाना था, और अंदर सांप और अंदर चिट्ठियां, कुआं जरा सा, तो उसमें क्या हुआ था? वो उनको डर लगने लगा। अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया प्रश्न संख्या 7। तो हमने अपठित गद्यांश कर लिया, व्याकरण कर लिया। अब हमारी पुस्तक जो है स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड और गद्य खंड से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे काव्य खंड की पंक्तियां हैं। ठीक है, कौन सी उसकी हैं? ये मनुष्यता जो हमारी कविता है उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। क्या दिया है? अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, 5 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। क्या है? विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सुमृत्यु तो व्यथा जिए व्यथा मरे, व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं मनुष्यता कविता में? कि विचार लो कि मृत्यु है, कि मृत्यु से डरो नहीं, यानी कि मृत्यु तो अवश्य संभावी है, वो आनी ही आनी है, इसको तुम अपने में डाल लो, उससे डरते क्यों? उससे तुम्हें डरना नहीं है। जो चीज़ हमें पता है कि अवश्य ही आनी है, तो उससे तुम डरते क्यों हो? तुम्हें डरना नहीं है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, जब सबको ही मरना है तो तुम्हें ऐसी मृत्यु लेनी है जो तुम्हें मरने के बाद भी लोग याद करें। हुई न जो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिरे, यानी कि सुमृत्यु, ऐसी मृत्यु जो मरने के बाद अगर हमें कोई याद ना करे तो हमारा जीना बेकार है और मरना बेकार है। वृथा मरे वृथा जिए, यानी कि हमारा मरना भी बेकार है और हमारा जीना भी बेकार था अगर हमने सुमृत्यु प्राप्त नहीं करी। मरा नहीं वही कि जो जिया आपके लिए, जो व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है वो हमेशा जीवित, मरने के बाद भी जीवित रहता है। कौन व्यक्ति? जो सिर्फ जीवित रहते हुए अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है, सबके लिए अच्छा करता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब अगर वो मनुष्य जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने लिए ही सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पशु प्रवृत्ति वाला होता है, क्योंकि पशु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने लिए ही खाता है, अपने लिए ही जीता है, सब कुछ वो अपने लिए करता है, इवन वो अपने बच्चों की भी इतनी केयर नहीं करता। तो ये मतलब जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपने लिए जिया वो व्यक्ति क्या है? वो पशु प्रवृत्ति के बराबर है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि एक वो मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के अच्छाई के लिए कार्य करते हुए मरता है। अब इस पर हमारे पास जो है 5 प्रश्न हैं।
कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? शिक्षित मनुष्य की, स्वार्थी मनुष्य की, अमीर मनुष्य की या परोपकारी मनुष्य की? तो सुमृत्यु कौन है? जो मनुष्य मरने के बाद भी हमेशा जीवित रहता है लोगों की जबान पर। तो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं? जो परोपकारी मनुष्य होते हैं, जो जिन्होंने जीवित रहते हुए हमेशा दूसरों के लिए भला किया है। तो सही ऑप्शन क्या है? परोपकारी मनुष्य। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या होती है? देश के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, इनमें से कोई नहीं, या केवल अपने लिए जीना। तो यहाँ पर पशु प्रवृत्ति क्या होती है? जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं उसको हम पशु प्रवृत्ति कहते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, पंक्ति का आश्रय क्या है? अब इस पंक्ति का तात्पर्य क्या? मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती वह कभी नहीं मरता। जो अपना जीवन परोपकार में लगा देता है वह कभी नहीं मरता। जो अपने लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। जो पशुओं की भांति जीता है वह कभी नहीं मरता। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है कि जो अपना जीवन परोपकार में लगा देता है वह कभी नहीं मरता, मरने के बाद भी वो लोगों की ज़बान पे हमेशा जीवित रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, आप बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने मरने के बाद भी अभी भी वो लोगों की ज़बान पर जीवित है। चौथा प्रश्न है, अमर कौन हो जाता है? परोपकार करने वाला, तपस्या करने वाला, पशु के समान जीवन जीने वाला या राज करने वाला? तो अमर कौन हो जाता है? जो परोपकार करने वाला है, जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए उपकार करता है, वो अमर हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हमारे पास कुछ वाक्य दिए हैं ध्यानपूर्वक पढ़ने, चलिए देखते हैं क्या। स्वार्थ की भावना का होना पशु प्रवृत्ति की निशानी है। ठीक है, परमार्थ की भावना ही मनुष्य की पहचान है। तीसरा है हमारे पास, हमारी मृत्यु यादगार होनी चाहिए। दूसरों के लिए जीने वालों का जीना व्यर्थ होता है। पांचवा है, जो अपने लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने 5 वाक्य दिए गए। अब यहाँ पर आइए, पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने उचित विकल्प दिए गए हैं, 5 है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा है। देखिए कैसे है, यहाँ पर देखिए, स्वार्थ की भावना का होना पशु प्रवृत्ति की निशानी है। ठीक है, जो स्वार्थी होता है वो पशु के समान ही होता है। परमार्थ की भावना ही मनुष्य की पहचान है। एक मनुष्य वही है जो दूसरों का हमेशा भला करे, यानी परमार्थ करे। नेक्स्ट है, हमारी मृत्यु यादगार होनी चाहिए। हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम जब मरें तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें। दूसरों के लिए जीने वालों का जीना व्यर्थ है। जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीना व्यर्थ है, तो ये गलत है। जो अपने लिए जीता है वही वास्तविक जीवित है, वो तो पशु प्रवृत्ति में जी रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो हम ऑप्शन पे लगा देंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। अब हमारे सामने क्या है, जो हमारा काव्य खंड है उसी में से 2 प्रश्न हमको आए हैं और दोनों ही करने। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्या है, कर चले हम फिदा कविता के संदर्भ में जिंदगी का मौत से गले मिलने का क्या भाव है? ठीक है, मिल रही है गले आज मौत से जिंदगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इसका तात्पर्य? अपनी खुशी को मारना, आत्महत्या करना, आत्म बलिदान देना या सभी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मौत से गले मिलना। जिंदगी का मौत से गले मिलने का तात्पर्य है आत्म बलिदान देना, क्योंकि जो ये सैनिक गा रहा है, जो कह रहा है अपना आत्म बलिदान दे चुका है सीमा की रक्षा के लिए। तो अब क्या है, जिंदगी मौत से गले मिल रही है, अर्थात मैं अपना बलिदान देकर अब मैं मौत के हवाले होने जा रहा हूँ। मीराबाई कैसी जागीर पाना चाहती हैं? किस तरह की जागीर? भाव भक्ति रूपी जागीर, पूरा राज्य पाना चाहती हैं, विशाल महल चाहती हैं या धन संपत्ति से युक्त चाहती हैं? तो वो क्या चाहती हैं? भाव भक्ति रूपी जागीर, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जागीर को वो प्राप्त करना चाहती हैं। तो सही ऑप्शन है आपका का। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 9 पे, जहां पर हमारे जो स्पर्श बुक है उसके गद्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में से एक अध्याय से एक गद्यांश यहाँ रखा जाएगा और इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका 5 मार्क्स का।
ठीक, तो क्या दिया है, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे आदत और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठती और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती। मालूम होती ये फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। तो ये किससे लिया गया है, आपका बड़े भाई साहब। प्रेमचंद द्वारा लिखित ये संस्मरण है कि वो समय उन्होंने बताया है कि जब वो और उनके बड़े भाई हॉस्टल में पढ़ते थे और प्रेमचंद को जो है खेलने का बड़ा शौक था। बड़े भाई हमेशा पढ़ते रहते थे और जब वो डांटते थे तो उसमें आकर टाइम टेबल बन जाता था। टाइम टेबल की पहले ही दिन धज्जियां उड़ जाती थी क्योंकि उसमें उनके प्रिय हर चीज़ के लिए वक्त होता था, लेकिन उस टाइम टेबल में कोई भी समय खेलने का नहीं होता था। यही सारी बात इस पूरे गद्यांश में बताई गई है। हमने पढ़ लिया। अब इस पर हमारे पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश में किसकी अवहेलना की जाने की बात कही है? किसकी अवहेलना की जाने की बात करी? शिक्षा प्रणाली की, अध्यापक की, टाइम टेबल की या बड़े भाई साहब की? तो किसकी अवहेलना हुई? भाई उन्होंने पूरा टाइम टेबल तो बना दिया कि हाँ इसको फॉलो करेंगे, अब हम पढ़ेंगे। जब भाई साहब डांट देते तो उसके बाद टाइम टेबल बनता, मगर ऐसा बनता कि जिसको पहले ही दिन उसकी अवहेलना कर दी जाती, उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता। तो किसकी अवहेलना हुई? टाइम टेबल की। छोटे भाई द्वारा टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं किया गया? अब छोटे भाई ने टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं किया? पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि होने के कारण, मस्ती और खेलों में अधिक रुचि होने के कारण, बड़े भाई की डांट का भय समाप्त होने के कारण, स्वयं को मुक्त करने के कारण। तो छोटे भाई द्वारा टाइम टेबल पर अमल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मस्ती और खेलों में अधिक रुचि थी। मतलब हर समय बैठ के पढ़ते रहना वो उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो वो खेलना चाहते थे, इसलिए वो टाइम टेबल की अवहेलना पहले दिन ही कर देते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पे, जहां पर हमारे सामने कथन और कारण संबंधी प्रश्न रखा गया है। कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कथन क्या है? मैदान की हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल और कबड्डी के खेल आदि छोटे भाई को आकर्षित नहीं कर पाते थे। हाँ, उनको तो आकर्षित करते थे, तुरंत वो भाग जाते थे, तो कथन तो गलत हो गया। कारण देखते हैं। छोटा भाई खेल कूद का तिरस्कार कर दिया करता था। नहीं करता था, वो कहाँ तिरस्कार करता था, वो तो भाग जाया करता था ना, है ना। तो क्या हुआ? कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़े भाई साहब को नसीहत देने का अवसर किस समय मिल जाता था? किस समय उन्हें नसीहत देने का अवसर मिलता था? जब लेखक खेल कर आता था और जब लेखक पढ़ाई नहीं करता था, जब लेखक भाई साहब का कहना ना मानता, जब लेखक पढ़ाई नहीं करता। तो भाई साहब को नसीहत देने का अवसर कब मिलता था? जब लेखक खेल कर आता और जब लेखक पढ़ाई नहीं करता। तो ये 2 जगह जो है वो नसीहतें देते थे। ठीक है, सिर्फ खेल के आने पर नहीं देते थे, उनके पढ़ाई ना करने पर भी वो नसीहतें उनको मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौत और विपत्ति के बीच से क्या आश्रय है? मौत और विपत्ति, यानी कि एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ मुसीबत है, उसके बीच के रास्ते से क्या आश्रय है? ऐसी स्थिति जिसमें बचने का कोई आसार नजर ना आता हो, भयानक स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बना रहे, ऐसी स्थिति जिसमें आत्मग्लानि का अनुभव हो। तो यहाँ पर मौत और विपत्ति के बीच का आश्रय है ऐसी स्थिति जिनसे बचने का कोई आसार ना हो। मतलब एक तरफ तो फंसोगे ही फंसोगे, चाहे मौत में चले जाओ चाहे विपत्ति में जाओ, मतलब आप उसके बीच का रास्ता निकल के चले तो जाओगे, लेकिन बाद में आके उसमें फंस जाओगे कि मतलब भाई साहब तो देख ही लेंगे।
तो यहाँ खत्म हो गया हमारा ये गद्यांश आधारित प्रश्न। अब हमारे जो गद्य खंड है, जो 7 चैप्टर हैं, उन 7 चैप्टरों में से कहीं से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 2 प्रश्नों को हमें करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर बनी है? किसकी कहानी पर बनी है? शैलेंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की या फणीश्वर नाथ रेणु की? तो तीसरी कसम जो फिल्म है वो बनी है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखे हुए उपन्यास मारे गए गुलफाम पे। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ये। तो सही क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है मारे गए गुलफाम, उस पर यह फिल्म तीसरी कसम बनी है। प्रश्न संख्या 2 है, तातारा कमर में क्या बांधता था? सोने की मुद्रा, दुपट्टा, लकड़ी की तलवार या पानी का पात्र? तो वो क्या बांधता था? एक लकड़ी की तलवार, जिसे लोग समझते थे कि वो एक दैवीय तलवार है। तो यहाँ हमारे प्रश्न संख्या 10 और 10 के ही साथ हमारा खत्म हो गया खंड का। अब खंड का के बाद हमारा आता है खंड खा, जिसमें हमारे पास सारे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो हमारी पाठ्यपुस्तक से भी हैं और हमारे लेखन कार्य भी हैं। तो चलिए इनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, यानी कि खंड खा का पहला और हमारे इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर है इसका 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास हमारे गद्य खंड के जो अध्याय हैं उनमें से 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कितने में देने हैं? 60 शब्दों में। तो एक प्रश्न के उत्तर के लिए हमें मिलेगा 3 नंबर, 2 प्रश्न करेंगे तो मिलेगा 6 नंबर। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 11 हो गया 6 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन कीजिए जिनके कारण लेखक ने डायरी लिखा। आज जो बात थी वह निराली थी। उन्होंने डायरी में लिखा ना, आज जो बात थी वो निराली थी। तो क्या था? 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जो है वो दूसरी वर्षगांठ मनाई जाती है, क्योंकि पहला कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अब ये कहाँ मनाया जा रहा था? कोलकाता में। ठीक है, तो देखिए क्या है, 26 जनवरी 1930 में सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी। पहला 1930 में था, दूसरा 1931 में था। गत वर्ष कलकत्ता वासी इसमें हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन इस वर्ष कलकत्ता वासियों की इसमें भारी संख्या में भागीदारी रही। सभी ने बहुत उत्साह के साथ इसकी तैयारियां की। इसके प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्त्री समाज ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसका योगदान अभूतपूर्व रहा। प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, मकानों को सजाया गया। अपूर्व उत्साह और नवीनता के साथ हजारों की संख्या में लोग टोलियां बनाकर घूमते दिखे रहे थे। वह जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से 1931 के दिन क्या हुआ 26 जनवरी को, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। अभी आगे और भी है। बाजारों की सजावट से लग रहा था मानो स्वतंत्रता मिल गई। कलकत्ता के लोगों ने अंग्रेजी कानून की खुली चुनौती देकर देशभक्ति व एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। अंग्रेजी सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिशें भी हुई। कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। पुलिस द्वारा लाठियां भी चलाई गईं, लेकिन लाठियों की चोट सहकर भी जनता और कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर मॉन्यूमेंट के नीचे सभा की व अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए लेखक ने डायरी में लिखा, आज जो बात थी वह निराली थी। तो इस तरीके से पूरे दिन जो घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से मॉन्यूमेंट तक सभी लोग पहुंचे, झंडा फहराया गया, शपथ ली गई। जो अभी तक कोलकाता वासियों के ऊपर एक कलंक लगा था, उस कलंक को धोने का काम भी इस दिन ने किया था। कि ये कलंक था कि भाई कोलकाता वासी जो हैं वो स्वतंत्रता में किसी तरह की भागीदारी नहीं करते। तो ये पूरा डायरी का जो एक पन्ना यहाँ पर सीताराम सिकसरिया जी ने लिखी है कि किस तरीके से जो है वो पूरा दिन कोलकाता वासियों के नाम रहा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नंबर 2 क्वेश्चन है, कारतूस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जाबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था।
अब आपको ये बताना है कि उसका लक्ष्य था किसी भी तरह के अंग्रेजों को, इसीलिए उसने अफगानिस्तान के राजा जो शासक थे शाह जमा, उनको भी इनवाइट किया। हर तरीके से उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के वकील को भी मार दिया था। और जिन 6 महीने वो अवध की गद्दी पर बैठा, पूरी तरीके से अवध से उन्होंने अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व समाप्त कर दिया था। तो ऐसे कई काम वजीर अली ने किए थे। कारतूस पाठ का उद्देश्य जाबाज वजीर अली की वीरता एवं साहस को सबके सामने लाना है। वजीर अली के जीवन का लक्ष्य ही अंग्रेजों को देश के बाहर करने का बन गया था। वस्तुतः जाबाज वजीर अली समय के साथ साथ इस तथ्य से परिचित हो गया था कि ब्रिटिश शासन किसी भी दृष्टि में से भारत एवं भारतवासियों के लिए लाभप्रद नहीं है, यानी कि वो जब तक रहेंगे यहाँ के लोगों को परेशान ही करते रहेंगे। वह अपनी 5 महीने की हुकूमत में ही अवध के दरबार से अंग्रेजी प्रभाव को बिल्कुल पाक कर देने की तकरीबन कामयाब हो गया था। मतलब उसने अवध से पूरी तरीके से अंग्रेजों को हटा ही दिया था। वह अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासकों पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार संघर्ष करता है। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल किया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील का। उसकी योजना यही थी कि वह अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करे। इसके लिए वह अलग अलग राजाओं से मिलकर प्रयास कर रहा था। उसने अपनी वीरता या जाबाजी से अंग्रेजों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया था। उसने जिस तरह का शासन किया, जो जो काम किए, तो अंग्रेज शासक भी उससे डरने लगे थे। ये उसका एक खौफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। टी सेरेमनी से क्या तात्पर्य है, इसकी विधि का उल्लेख कीजिए। तो ये चैप्टर कहाँ से दिया गया है? पतझड़ की टूटी पत्तियों में झेन की देन से। ठीक है, तो टी सेरेमनी हुआ था किस तरीके से? दिमाग की गति को शांत करने के लिए, है ना। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने की एक ऐसी विधि है जिसमें लोग अपने सारी उलझनों को भूलकर शांति से कुछ वक्त चाय पीते हुए बिताते हैं। जापानी में इसे चा नो यूं कहते हैं। इस विधि में शांति को प्रमुखता दी जाती है, इसीलिए चाय पीने के स्थान पर एक साथ 3 लोगों से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस चाय को पीते वक्त आदमी अपने भूत और भविष्य को भूलकर केवल वर्तमान में जीता है, क्योंकि वो प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम अपना पास्ट और फ्यूचर सब भूल के वर्तमान ही हमें बहुत लंबा लगने लगता है। एक बड़ी इमारत की छत पर दफ्ती की दीवारों तथा चटाई की मदद से एक सुंदर वाली एक पर्णकुटी बनी हुई होती है। बाहर मिट्टी के बर्तन में हाथ पैर धोने के लिए पानी भरा होता है। हाथ पैर धोकर और तौलिए से पोंछकर अंदर प्रवेश किया जाता है। चाजीन अंगीठी सुलगाकर चाय तैयार करता है। वहाँ इतनी शांति होती है कि चाय का खदबदाना, यानी कि जो चाय खौलती है ना, उसकी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। बर्तन तौलिए से साफ करके चाय को प्यालों में डालकर अतिथि के सामने लाता है। कौन लाता है? चाजीन। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं होती। वहीं होठों से प्याला लगाकर बूंद बूंद करके चाय पी जाती है। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला जारी रहता है। तो इस तरीके से करीबन 1.5 घंटे तक ये लोग 2 घूंट चाय को पीकर धीरे धीरे पी के खत्म करते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पर। तो 11 में हमने देखा था स्पर्श बुक के गद्य खंड के प्रश्न थे। अब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 12 में हमारी स्पर्श बुक के काव्य खंड के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। तो अब हमारे सामने काव्य खंड से जो है 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 प्रश्न हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 मार्क्स के। तो जो हमारा 12th जो क्वेश्चन है उसके लिए कितने मार्क्स मिले? 6 मार्क्स। ठीक है, आते हैं। कंपनी बाग और तोप को विरासत मानकर सुरक्षित रखे जाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। अब कंपनी बाग जो है और तोप, इन दोनों को एक विरासत मानकर बहुत संभाल के रखा गया है। क्या कारण है? विरासतें हमें बहुत कुछ समझाती हैं। जो पुराने समय में जो चीज़ें हुई, गलतियां हुई, हमें वो दोहरानी नहीं है। हमें सीख देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। तो कंपनी बाग और तोप भी कुछ इसी तरीके से कार्य करती है। कविता के अनुसार कवि ने कंपनी बाग और तोप दोनों को एक विरासत के रूप में चित्रित किया है।
अच्छा, ये कविता कौन सी थी? ये कविता थी तोप, उससे क्वेश्चन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों का निर्माण भारतीयों के लिए किया, भारतीयों के नाश के लिए किया। पहले ये दोनों शक्ति के प्रतीक थे, परंतु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ये दोनों केवल एक मनोरंजन के रूप में रह गए हैं, एंटरटेनमेंट। लोग वहाँ, भारतीय वहाँ घूमने जाते हैं, बच्चे उस तोप पर खेलते कूदते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोप का प्रयोग भारतीय जनता के संघर्ष को चलने के लिए किया था। तो सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को कुचलने के लिए उन्होंने इस तोप का इस्तेमाल किया था। इस तोप से बहुत सारे क्रांतिकारियों को उड़ा दिया गया था। इसके द्वारा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्यु के घाट उतारकर भारतीयों को भयभीत करने का प्रयास किया गया था। ये दोनों विरासतें यानी कि तोप और कंपनी बाग हमें विदेशी शक्तियों के प्रति सावधान करती हैं तथा संदेश देती हैं कि हमें विदेशी आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। साथ ही क्या देती हैं कि हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता बहुत अनमोल है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरा प्रश्न है, क्या दिया है? आत्मत्राण कविता में क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं? कवि यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर मुसीबतें ना आए, मेरी मुश्किलें ना बढ़ें। वो कह रहे हैं मेरे ऊपर जितनी मुसीबतें आनी हैं आए, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर आप वो शक्ति देना कि इन मुसीबतों से मैं लड़ सकूं। मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर शक ना करूं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि तो बाकी जो प्रार्थना गीत हैं उनसे इनकी ये प्रार्थना गीत अलग है। तो देखिए क्या, कविता की प्रस्तुत प्रार्थना मुझे अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है। सबसे पहले तो मैं इस प्रार्थना को अतुकांत रूप या बिना किसी प्रत्यक्ष लय में आबद्ध पाता हूँ, यानी कि ये एक छंद मुक्त कविता है। ध्यान रखना, इसमें छंद मुक्त किसी तरीके के तुकांत हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मोस्टली जो प्रार्थना गीत होते हैं वो तुकांत छंद जो है युक्त होते हैं, जबकि ये प्रार्थना छंद मुक्त है। ये लय हम अस्पष्ट रूप में कुछ कुछ पंक्तियों के अंतराल के बाद पाते हैं जो स्पष्ट नहीं है। कविता लेखन कला की दृष्टि से यह रचना कठिन जान पड़ती है। इसके अलावा इस कविता में हिंदी के कुछ तत्सम या कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम सामान्यतः देखते हैं कि अन्य प्रार्थनाओं में अक्सर सुख, समृद्धि, दुखों एवं समस्याओं से निवारण संबंधी प्रार्थना होती है कि हमको ये दुख से किसी तरह निजात मिल जाए, तकलीफ से निजात मिल जाए, ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। जबकि यह प्रार्थना उससे बिल्कुल ही अलग है। वह केवल इतना चाहते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मिक और नैतिक शक्ति बनाए रखे। अन्य प्रार्थनाओं के उल्टे इस प्रार्थना में कवि ने अपना सारा बोझ ईश्वर पर नहीं डाला है। वो नहीं कह रहे कि आप ही करो, आप ही, वो ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला आप मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दो कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ सकूं। कवि अपनी सहायता खुद करना चाहता है। वह केवल इतना चाहता है कि भगवान उसके आसपास रहें और उसे उसका मात्र एहसास होता रहे, कि मतलब सिर्फ ईश्वर हमारे आसपास है, इसका एहसास हमें चाहिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। इस प्रार्थना की यही विशेषताएं इसे अन्य प्रार्थना गीतों से अलग करती हैं। तो ईश्वर से करने के लिए यहाँ चीजों को नहीं कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इनकी कविता की एक बहुत अच्छी खासियत है, इनका सबसे जो प्रिय सब्जेक्ट है वो है प्रकृति पर वो कविताएं लिखते हैं, और उस प्रकृति में भी बादल इनका सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। इस पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कविता आई है पर्वत प्रदेश में पावस, तो इसमें पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरीके से मौसम होता है, प्राकृतिक दृश्य बदलते हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनके काव्य का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण ही रहा है। उन्होंने अधिकतर प्रकृति के मधुर एवं कोमल रूप का ही चित्रण किया है और कहीं कहीं प्रकृति के उग्र और भयानक रूप का वर्णन भी किया है। प्रकृति का चित्रण करते समय उन्होंने उपवन, नदी, पर्वत, बादल, समुद्र आदि प्राकृतिक उपकरणों का सहारा लेकर अपनी काव्य रचना की है। उनकी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिसके कारण उनकी कविताओं की सुंदरता और बढ़ जाती है।
उन्होंने प्रकृति के विभिन्न कार्यों के माध्यम से मनुष्यों को विभिन्न संदेश दिए हैं। प्रकृति उनके लिए कविता का मूल आधार रही है। तो उनकी कविताएं, मैंने जहाँ जैसे उनको आपको बताया कि वो प्रकृति के ऊपर ज़्यादातर कविताएं उन्हें लिखी, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं। एक सच्चे कवि की भांति उनकी कल्पनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनकी कल्पनाएं मौलिक तथा नूतन हैं। यह उनकी कल्पना तथा भावों की अभिव्यक्ति का कौशल ही है जो उन्होंने पर्वत को आकाश में उड़ते हुए बताया, शाल के वृक्षों को भय के कारण जमीन में फंसा हुआ कहा और शीतल जल से भरे हुए तालाब से आग उगलने का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त वे पर्वतों पर उगे हुए पेड़ों की तुलना मनुष्य की उच्चाकांक्षाओं से की है। झरनों को सन्नाटा का प्रतीक बताया है, जिससे प्रतीत होता है कि आकाश धरती पर आ गया हो। उन्होंने स्वच्छ और पारदर्शी जल वाले तालाब की तुलना आईने से की है। तो इन्होंने किस तरीके से प्रकृति की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पन्त प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं, क्योंकि प्रकृति को वो सिर्फ सुंदर दिखा नहीं रहे, उसे हम सबसे जोड़ने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 है। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। अब हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है, कौन सी? संचयन भाग 2, उस पुस्तक से हमारे सामने 2 प्रश्न रखे गए। दिया है ना, किन्हीं 2, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें 2 प्रश्न करने हैं। तो एक प्रश्न के लिए हमें, मतलब 2 प्रश्न जो हम करेंगे 6 मार्क्स का है, तो यानी कि एक प्रश्न हमारा कितना रहेगा? 3 मार्क्स का। तो सबकी वर्ड लिमिट लगभग सेम ही है, आपके तीनों जो हमें प्रश्न करने हैं, काव्य के, गद्य के और संचयन के। पहला प्रश्न है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुरवाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? तो चैप्टर है हरिहर काका। हरिहर काका की जमीन और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ठाकुरवाड़ी का महंत उन्हें अपहरण करके उनसे जबरदस्ती कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। तो ये पूरा प्रक्रिया बताता है कि इस तरह बहुत सारे ऐसे महंत होते हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठाकुरवाड़ी का महंत ढोंगी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह केवल नाम मात्र का ही महंत था। वह अत्यंत लोभी और मक्कार चरित्र वाला था। वह हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। हरिहर काका के घर के आपसी कलह से वह लाभ उठाना चाह रहा था। जब हरिहर काका ने जमीन लिखने से मना कर दिया तो वह हरिहर काका का अपहरण करवा देता है और उनके साथ मारपीट भी करवा देता है। हरिहर काका का अपहरण किए जाने से महंत के चारित्रिक पतन की सच्चाई सामने आती है कि वो चरित्र दिखाने के लिए तो एक साधु संत का है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। ठाकुरवाड़ी जैसी संस्थाओं से बचने के लिए इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। आजकल लोभी और ढोंगी लोग ऐसी संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं जिनसे एक भ्रामक ज्ञान की जगह उन्माद फैल रहा है। तो हमें धर्म का ज्ञान नहीं मिलके क्या हो रहा है, हम लोगों के बीच उन्माद फैल रहा है, मतलब हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। अब देखिए सीधी सी बात है, उन्हें ये लगता था कि भाई एक तो वो पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा, उनको पढ़ाई करने से भी कोई मतलब नहीं था, ना खेलने से मतलब था। उन्हें यह था इतना पढ़ो कि जितना तुम हिसाब किताब कर सको। तो उन्हें खेलना कूदना जो है वो सिर्फ समय की बर्बादी लगता था। इवन खेल कूद में अगर उन लोग बच्चों को चोट भी आ जाए और वो जाएं घर में बताएं, मरहम पट्टी की जगह उल्टा उनकी फिर से पिटाई होती थी। तो इस तरीके से उन्हें ये खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद नहीं था अभिभावकों को। पाठ के अनुसार बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अभिप्रिय लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि केवल पढ़ाई करके ही अपना भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो सही है। वे मानते थे खेल कूद केवल समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। खेल कूद में कोई भविष्य नहीं है। वे अपने अध्ययनशील बच्चों के बेहतर भविष्य तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल पढ़ाई को ही महत्व देते थे। किंतु बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। इसमें हमारे व्यक्तित्व का विकास ही होता है।
साथ में खेल से परस्पर सहयोग, सहनशीलता तथा नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। तो पढ़ाई के साथ खेलकूद करना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन भी विकसित होता है। इन बातों को समझने वाले अभिभावक बच्चों को समय के अनुसार खेलने को भी अवश्य प्रोत्साहित करते हैं। आपके द्वारा खेलते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पढ़ाई व खेल में दिए जाने वाले समय में संतुलन बना रहे। मतलब पढ़ने के लिए भी समय देना है और खेलने के लिए भी देना है। छात्रों को अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि खेल के कारण पढ़ाई में बाधा ना पड़े। तो पढ़ाई तो आवश्यक होती ही होती है, लेकिन खेल भी उतना ही आवश्यक होता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और इस खेल की वजह से हम बहुत सारी चीजों को भी सीखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। तो टोपी शुक्ला पाठ में टोपी का जो बहुत ही करीबी फ्रेंड था इफ़न, उसके पिताजी का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद जो है वो बहुत अकेला फील करने लगता है। उसके बाद वो उसी बंगले में जाता है जहाँ पर इफ़न रहता है। वहाँ पर अब नए कलेक्टर और उनके बच्चे आ गए होते हैं। तो उनके बच्चे बहुत घमंडी होते हैं, जिनसे उसकी झड़प भी होती है और वो कुत्तों से भी कटवा देता है। उसके बाद 10 अक्टूबर सन 1945 के दिन टोपी ये शपथ लेता है कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की जॉब जो है, यानी कि उसके पिता की नौकरी स्थानांतरण वाली हो, यानी कि ट्रांसफ़र वाली हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन इफ़न के पिता बदली होने पर सपरिवार मुरादाबाद चले गए और टोपी ने इसी दिन कसम खाई कि वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी में बदली होती हो, यानी कि ट्रांसफ़र होता हो। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत लगाव हो गया था और वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था। ऐसी स्थिति में इफ़न की दादी का मरना और फिर कुछ दिन बाद उसके पिताजी का तबादला होना टोपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, इसीलिए उसने ये शपथ ली भी थी। तो यहाँ पर हमारे खत्म हो गए पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। तो हमारी दोनों पुस्तकों के पाठ जितने भी थे उनके प्रश्न आ गए। अब प्रश्न संख्या 14 से लेकर 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 प्रश्न हमारे रहेंगे लेखन कार्य संबंधी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा लेखन कार्य संबंधी जो प्रश्न आ रहा है वो है अनुच्छेद लेखन। देखिए क्या है, आजाद देश के 75 साल और भविष्य की उम्मीदें विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। अब हमारे सामने 3 अनुच्छेद रखे गए हैं। 3 अनुच्छेद में से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद करना है। कितना करना है? एक अनुच्छेद। जो भी अनुच्छेद आप लेंगे उसका टॉप हेडिंग आप जरूर डाल देना है। जो भी अनुच्छेद करेंगे उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। संकेत बिंदु दिए गए हैं। शीर्षक है आजाद देश के 75 साल और भविष्य की उम्मीदें। ठीक है, ये शीर्षक है। संकेत बिंदु है 75 वर्ष के बाद देश का वर्तमान। दूसरा है भविष्य के लक्ष्य। तीसरा है लक्ष्य पाने के रास्ते और चौथा संकेत बिंदु है नागरिकों का दायित्व। तो ये 4 संकेत बिंदु हैं। अब इन पर हम अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय, रंग, रूप, संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ। हमारे स्वतंत्रता सैन्य सालों तक अंग्रेज सरकार से लड़ते रहे और अंत में हिंदुस्तान को आज़ाद किया। भारत के आज़ाद होने के 75 साल पूरे होने पर यह एक गर्व का क्षण है। इस अवसर पर हमें अपने देश के विकास, समृद्धि और अन्याय से मुक्ति के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट भी हुआ, काफ़ी हद तक हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी खामियां भी हैं जो उसके अंदर हैं। तो हमें अभी इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध होना है कि हम इन सारी खामियों के लिए आगे भी उसको दूर करने के लिए कार्यरत रहेंगे। विश्वास है कि देश के भविष्य में हमारी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। हम एक समृद्ध, विकसित, सामाजिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, जहां सभी नागरिक एक साथ मिलकर प्रगति करते हैं। आने वाले समय में हमें इन चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है।
जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का संरक्षण, विकास के अवसरों का उपयोग करने के लिए समाज में समानता, बढ़ती जागरूकता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमको वाकई काम करना है। ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर हमें कार्य करना है अपने भविष्य में। भविष्य से में हमारी उम्मीदें सामर्थ्यवान युवा और जनता के सशक्त भागीदारी पर आधारित है। हमें शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी के में नए अध्ययन और उन्नति के लिए संसाधनों के प्रबंध में नवाचारी और अभियांत्रिकी सोच को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। या नवाचारी अर्थात नए तंत्र के साथ जो है वो अभियांत्रिकी यानी कि मैनेजरिंग, यानी कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए उस पर। देश के 75 साल के जश्न पर हमें अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहना होगा और एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार को प्रोत्साहित करना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत विविधता को संरक्षित करने के लिए भी काम करना होगा। इस महत्व पथ पर हमें अखंडता, सहयोग और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपने देश को समृद्ध, सामर्थ्य और न्यायपूर्ण बना सकें। भारत के 75 साल और भविष्य में एक और प्रगति और समृद्धि का युग आने की हमें उम्मीद है। यानी कि ये 75 साल तो अच्छे गए, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें करें तो आगे आने वाले 75 साल भी हमारे और अच्छे जाने की उम्मीदें हम कर सकते हैं। अब दूसरा, पहला वो था, अब दूसरा ऑप्शन ये है, विज्ञान की बढ़ती हुई लोकप्रियता। शीर्षक क्या है? विज्ञान की बढ़ती हुई लोकप्रियता। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद आपको लिखना है। संकेत बिंदु है विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापनों से होने वाले लाभ, विज्ञापनों से होने वाली हानियां। तो ये तीन है। क्या है? विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है, इनसे लाभ क्या है, इनसे हानियां क्या है। ठीक है, विज्ञापन का मतलब तो समझ गए होंगे ना, वो क्या है? आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता ये आपको बताना है। आज के युग को विज्ञापनों का युग कहा जा सकता है क्योंकि हम जहां पे भी जाएं हमें एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। हमने मोबाइल खोला उसमें एडवर्टाइजमेंट है, टीवी खोलो उसमें एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर उठाओ उसमें एडवर्टाइजमेंट है, बुक खोलो, कोई भी मतलब मैगजीन खोलो उसमें एडवर्टाइजमेंट है, सड़क पर निकल जाओ होर्डिंग है, पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन है। आज सभी जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उत्पादक अपने उत्पाद एवं सेवा से संबंधित लुभावने विज्ञापन देकर हमें लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, उनकी विशेषता एवं प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापनों के द्वारा किसी भी सूचना तथा उत्पाद की जानकारी, पूर्व में प्रचलित किसी उत्पाद में आने वाले बदलाव आदि की जानकारी सामान्य जनता को दी जा सकती है। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना है, लेकिन आज विज्ञापनों में अपने उत्पाद को सर्वोत्तम तथा दूसरों के उत्पादों को निकृष्ट कोटि को बताया जाता है। मतलब आप अपने विज्ञापन का तो प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? दूसरे को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। आजकल के विज्ञापन भ्रामक है, हमारे अंदर भ्रम को पैदा करते हैं तथा मनुष्य को अनावश्यक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहकों को लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह नहीं करें, बल्कि अपने उत्पाद के सही गुणों से परिचित कराएं। तभी उचित सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा और विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो ये इसके कुछ लाभ रहे और कुछ हानियां रही जो हमने यहाँ पर आपको बताई। अब तीसरा अनुच्छेद हमारे पास है। 3 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हमारे सामने आ रहा है तीसरा अनुच्छेद। क्या है? हिंदी साहित्य की उपेक्षा। अब हमारा शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की उपेक्षा। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु दिए, हमारी मातृभाषा हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, पाठकों का घटता रुझान और कारण, क्यों हिंदी के प्रति लोग जो पाठक है वो कम हो रहे हैं और उनका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, इसका कारण क्या है?
उपेक्षा भाव दूर करने के उपाय। लोगों के अंदर हिंदी को लेकर जो उपेक्षा बैठ गई है उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो ये 3 संकेत बिंदुओं पे आपको ये पूरा अनुच्छेद देना है। किसी देश की वह भाषा जिसका प्रयोग उस देश के लगभग सभी राज्यों, क्षेत्रों, नगरों और गांवों के लोगों द्वारा किया जाता है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की मातृभाषा व राष्ट्रभाषा दोनों पदों पर आसीन है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक राष्ट्रभाषा का भी स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात इस भाषा के साहित्यिक पक्ष की लोग उपेक्षा कर रहे हैं। साहित्यिक पक्ष यानी कि लिटरेचर जो हमारा रहता है, अब लोग ज़्यादा जो है हिंदी का लिटरेचर पढ़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान समय में भी इसके साहित्य के प्रति लोगों का रुझान घटता जा रहा है। लोग हिंदी साहित्य को छोड़कर विदेशी साहित्य के मनोरंजन के प्रधान साधन सिनेमा की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो मतलब हम लोग हिंदी सिनेमा को छोड़कर क्या है, हॉलीवुड की फिल्म्स ज़्यादा देख रहे हैं। उन्हें कविताओं के स्थान पर फिल्मी गानों की धुनें अधिक याद रहती हैं। उसकी उपेक्षा के मूल कारण है हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में कमी। मतलब उसे इतना जो है प्रचार नहीं किया जाता, लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों में इससे संबंधित कार्यक्रमों का अभाव व विद्यालयों में हिंदी पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, विद्यालयों में भी हिंदी को इतना ज़्यादा नहीं किया, हिंदी को भी एक सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह रख दिया गया है। यदि यही स्थिति रही तो एक दिन हिंदी साहित्य अपना अस्तित्व खो देगा। इसके अस्तित्व को बचाने के लिए व लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसके प्रचार प्रसार पर अधिक बल देना होगा। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में इससे संबंधित कार्यक्रमों को स्थान देना होगा। काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना होगा, कवि सम्मेलनों का आयोजन करना होगा व इन सबसे ऊपर कवियों का सम्मान करना होगा। तभी हिंदी साहित्य को पुनः अपना स्थान प्राप्त होगा। तो हिंदी को अपनी एक स्थान देने के लिए हमें ये सारे उपाय करने होंगे। इसी के साथ हमारा यहाँ पर खत्म हो गया अनुच्छेद। तो तीनों अनुच्छेद हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेखन कार्य पे, यानी कि प्रश्न संख्या 15 में। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से हमें सिर्फ एक पत्र करना है। ठीक है, तो जो भी आप पत्र करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला पत्र हम पढ़ रहे हैं। अक्सर हम सड़क दुर्घटनाओं के विषय में सुनते हैं जिनका कारण खराब सड़कें भी हैं। सड़कों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो जो आपकी बहुत सड़कों की स्थिति खराब है, इसके संबंध में आपको एक समाचार पत्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और लिख कर आपको ये बताना है कि आप कैसे, क्योंकि आप चाहते हो कि वो पत्र आपका छपे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, जोधपुर। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वही डेट डालेंगे। अब चूंकि ये एक औपचारिक पत्र है तो विषय आएगा, विषय है सड़कों की दुर्दशा पर पत्र। तो इतना लिखने के बाद अब हम संबोधन लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? महोदय। संबोधन दिया महोदय। निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं सड़कों की दुर्दशा की ओर नगर निगम का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने नगर निगम अधिकारी को अनेक पत्र लिखे पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब मैं इस आशा से यह पत्र लिख रहा हूं कि शायद नगर निगम के अधिकारी हमारे क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। यहाँ की सड़कें इतनी सक्रिय हैं कि किसी वाहन के गुजरने पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं बचती। स्थान स्थान पर यहाँ गड्ढे हो रहे हैं और बरसात के दिनों में उनमें पानी भर जाता है और वे दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं। सड़क की लाइट अधिकांश टूटी फूटी है जिसमें सड़क पर अंधेरा रहता है। आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। भवदीय काखागा। अब यहाँ पर देखिए काखागा क्यों किया गया, क्योंकि जिसने पत्र लिखा है वो अपने नाम को प्रकाशित नहीं कराना चाहता तो उसने काखागा लिख दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आप काखागा न लिख के अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, काखागा को हमेशा मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करिए, इसे आप मत लिखिए।
अथवा करके अब हमारे पास दूसरा पत्र है, क्या है, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब आपको फाइनेंशियली कुछ जो है सपोर्ट चाहिए विद्यालय की तरफ से, तो उसके लिए आप लेटर लिख रहे हो किसको, अपने प्रिंसिपल को। क्या है, प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय पालम दिल्ली, दिनांक है 1 मार्च 2019, विषय है आर्थिक सहायता प्राप्त करने के विषय में। सीधे संबोधन पे आ जाएंगे, महोदय विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की नवम आ का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए सीलिंग अभियान के दौरान वह फैक्ट्री सील कर दी गई है। फैक्ट्री बंद होने से मेरे पिताजी बेरोजगार हो गए हैं। अब उन्होंने घर में ही परचून की दुकान खोल ली है। इस दुकान से होने वाली आय बहुत कम है। घर पर दादा दादी सहित 6 सदस्य हैं। महंगाई के इस जमाने में इतनी कम आय में गुजारा करना बहुत कठिन है। फिर भी पिताजी किसी तरह से घर का गुजारा चला रहे हैं। आय कम होने के कारण वे समय पर फीस नहीं दे पाते हैं और मुझे पुस्तकें भी नहीं दिला पा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य बलवंत कुमार, नवम आ। तो जब भी प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखोगे अपनी कक्षा जरूर मेंशन करना, ठीक है, नाम के साथ साथ। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 16 पर। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ हमें सूचना तैयार करनी है। 2 सूचनाएं दी गई हैं, दोनों में से एक सूचना हमको करनी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, और जो भी सूचना आप लिखेंगे उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। आप विद्यालय के प्रमुख छात्र मानव हैं। अब आपका नाम डिसाइड कर दिया गया है, क्या नाम है आपका, मानव। आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी को सूचित करने हेतु 50 शब्दों में एक सूचना आपको तैयार करनी है। कितना, 50 शब्दों में। तो सूचना तैयार करने का प्रोसीजर आपको पता है कि सबसे पहले आपको एक ब्लॉक बनाना है, पूरा एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आप सूचना लिखेंगे, सर्वोदय विद्यालय दिल्ली कैंट दिल्ली, सूचना आपदा प्रबंधन कार्यशाला के आयोजन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो भी कहते हैं आपका संस्था है वो लिखा और उसके बाद सूचना दिया और उसके बाद आपने जो विषय था वो दे दिया। विद्यालय परिषद द्वारा आप सभी कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपदा प्रबंधन की ओर से हमारे विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विषय से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। अतः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस कार्यशाला में उपस्थित रहकर इसकी जानकारी लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। कार्यक्रम इस प्रकार है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने दे दिया। अब कार्यक्रम कैसे है देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम का दिनांक 18 मई 2023 दे दिया। समय है शाम 5 बजे, स्थान है विद्यालय परिसर। कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पास की जरूरत होगी। पास पाने के लिए मुख्य अध्यापक से संपर्क करें। प्रमुख छात्र मानव, तो यहाँ प्रमुख छात्र का तात्पर्य होता है हेड बॉय की तरफ से, ठीक है। अब दूसरी सूचना देखिए क्या है, आपके विद्यालय में दांतों के डॉक्टर द्वारा कैंप लगाया गया है। आप न्यू एरा स्कूल के सचिव हैं और सभी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए 25 से 30 शब्दों में सूचना आपको लिखनी है। अभी जो सूचना तैयार करेंगे तो इसमें भी आपको सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना है। न्यू एरा स्कूल नई दिल्ली, सूचना, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मशहूर सर्जन डॉक्टर मेहता ने हमारे विद्यालय में दांतों की सुरक्षा हेतु आवश्यक जानकारी देना स्वीकार किया है। 5 अप्रैल 2019 को प्रातः 9 बजे विद्यालय के ऑडिटोरियम में वे इस स्लाइड्स के माध्यम से कार्यक्रम को रुचिकर बनाते हुए महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जो छात्र दांतों की सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह सचिव से संपर्क करें, मोहित सचिव, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी सूचना भी कंप्लीट हो गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ क्या दिया गया है, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, इसकी जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। अब प्रश्न संख्या 17 में हमारे पास विज्ञापन आया है। आपकी साइकिल आपको बेचनी है, तो आप जो भी विज्ञापन करेंगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है।
सबसे पहले अब विज्ञापन आपको पता है कि हमें बॉक्स के अंदर बनाना है। विज्ञापन है सबसे अच्छी सबसे सस्ती सेकेंड हैंड साइकिल, एक साइकिल का पिक्चर यहाँ पर बना दिया है, सिर्फ 1500 रुपये में है, मात्र 6 महीने पुरानी साइकिल है, चमकदार लाल रंग में, डिस्क ब्रेक के साथ, असली लेदर की सीट के साथ। खरीदने हेतु संपर्क करें गिरीश और नीचे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अब जब किसी भी प्रोडक्ट यहाँ पे साइकिल का था तो हमने सिर्फ फ़ोन नंबर दे दिया, तो लोग हमारे घर आएंगे देखेंगे, तो इस चीज़ से आप फ़ोन नंबर दे दो, फ़ोन से कॉन्टेक्ट करके फिर आपसे मिलने आएंगे। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा विज्ञापन, मैंने कहा ना दोनों विज्ञापन में से आप जो भी विज्ञापन करोगे उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा। दूसरा विज्ञापन क्या है? पुस्तक विक्रेता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। जो व्यक्ति पुस्तक बेचता है तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। बॉक्स बनाएंगे, थोड़ी सी बुक्स आप बना दीजिएगा। वैसे तो राइट हैंड साइड में कोशिश करिए बनाने की, मिडल में नहीं, क्योंकि मिडल में हम सारा मटेरियल लिखने की कोशिश करते हैं। ज्ञान का दीप जलाने वाली, नया पाठ पढ़ाने वाली, हर कीमत में उपलब्ध, इसके लिए कम है शब्द। तो हमने कुछ मतलब कि कुछ टैगलाइंस आपको अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है विज्ञापन के लिए। फिर है पुस्तक है मनुष्य की सच्ची साथी, इसके जैसा ना कोई धाती, पवन हंस बुक शॉप। तो यहाँ पर क्या है? ये पवन हंस बुक शॉप। संपर्क करें, पता राजनगर पालम नई दिल्ली, फ़ोन नंबर ये। तो अब चूंकि आप बुक विक्रेता हैं यानी कि पुस्तक विक्रेता हैं, तो आपको पूरी दुकान का एड्रेस देना पड़ेगा कि ये दुकान कहाँ पर है। अब आ गए प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? यहाँ पर हमारे सामने एक लघु कथा और एक ईमेल रखा गया है। इन दोनों में से हमें एक चीज़ को करना है, ठीक है? तो जो भी आप करोगे उसके लिए मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। तो देखिए क्या है, मैं हूँ गौरैया विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। तो मैं हूँ गौरैया शीर्षक दे दिया, फिर लघु कथा हम शुरू करते हैं। क्या है? मैं गौरैया आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। वही गौरैया जो कभी सवेरे सबके घरों में आंगन में आती थी, सबको नींद से जगा देती थी। सामने के घर में एक छोटा सा बच्चा मेरा घनिष्ठ मित्र बन गया था। घर जाकर दाना खाना और पानी पीकर कलरव करने, उसके साथ खेलने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। उससे ना देखकर मेरा मन नहीं लगा और मैं उदास हो गई। अब मैंने भी चहचहाना बंद कर दिया है। एक सवेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे छोटी चिड़िया। मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा वही छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ मुझे बुला रहा था। मैं झट से उड़कर उसके कंधे पर जा बैठी। तो ये एक छोटी सी हमने लघु कथा लिख दी कि मैं गौरैया, मुझे किस चीज़ों में अच्छा लगता है, क्या लगता है। अब अथवा करके हमारे पास क्या आया? एक ईमेल आया। क्या करना है? छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को, ये ईमेल आईडी है, पर एक आपको ईमेल करना है, यानी कि खेल की सामग्री आपको उपलब्ध करवानी है। तो इसमें देखिए क्या है, फ्रॉम। यहाँ पर आप देखिए मोस्टली जब आप मेल लिखते हो तो फ्रॉम हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो हमारा ईमेल ऑटोमेटिकली जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम करके अपना नाम दे दिया। तो अब ईमेल आईडी तो ऑलरेडी एड्रेस में दिया था प्रधानाचार्य का, वो दे दिया। सीसी और बीसीसी हम तब मेंशन करते हैं जब हमें एक साथ कई लोगों को मेल करना हो, लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रिंसिपल को ही देना है। तो इस कंडीशन में सीसी और बीसीसी पे हम कोई भी चीज़ अटैच नहीं करेंगे। विषय है अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध। महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी मास में जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध साधनों से हमने अभ्यास किया है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। यह अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्री में कोई कमी न की जाए तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक फंड निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। आशा है आप हम खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे, इनकी कृपा करेंगे। पवन। तो इस तरीके से आप अपने प्रधानाचार्य को एक मेल लिख दें। तो मेल का फॉर्मेट आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि औपचारिक पत्र से मिलता जुलता ही रहता है, बस स्टार्टिंग का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, बाकी पूरा फॉर्मेट वैसा ही रहता है। इसके साथ पूरा हमारा प्रश्न पत्र खत्म हो गया।
ठीक है, प्रश्न पत्र तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रश्न पत्र लाया और हो गया। अभी हम आगे और भी प्रश्न पत्र लेकर आने वाले हैं, उसके लिए वेट करिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।